एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूँ एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस से एक स्पीच है, एक ऐतिहासिक भाषण है जो कभी दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, और ये भाषण दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। कब दिया गया था? 28 अगस्त 1963 को ये भाषण दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हॉल में, जो वाशिंगटन डीसी है वहाँ दिया गया था। लिंकन मेमोरियल हॉल में यह भाषण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। और सबसे खास बात यह है कि यह जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ यह भी अगस्त के महीने में बनाने जा रहा हूँ। और आज से ठीक कितने दिन पहले, आज आपको 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले की यह बात है, 1963 की यह बात है, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा यह ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। जैसा हम हमेशा से करते रहे हैं वैसा ही हम आज भी करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में, जिनके द्वारा यह भाषण दिया गया था। तो देखते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे और आखिर क्या खास है इस भाषण में, ये अगले कुछ मिनटों तक हम लोग जानने वाले हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी पुस्तक साथ लेकर के बैठे, जैसा हम पीछे के वीडियोज़ में करते रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद भी करें और उसका भावार्थ भी करें, जो लेखक के मन के भाव हैं वह भी आप तक रखने का प्रयास करें। चूँकि स्क्रीनशॉट ले करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, इसलिए आपकी पुस्तक अगर आपके पास हो तो आप मेरे शब्दों को सुन करके उसको बेहतर समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का यह स्पीच, जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, दिया गया एक स्पीच है जिसका टाइटल है आई हैव ए ड्रीम। तो डॉक्टर किंग यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को हुआ था, यानी 15 जनवरी 1929 को हुआ था। और इनकी डेथ हुई थी 4 अप्रैल 1968 को। ये अमेरिका के एक पादरी आंदोलनकारी, यानी अमेरिका में पादरियों का जो आंदोलन चल रहा था, तो ये पादरी थे और इन्होंने आंदोलन किया था अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए क्या? अमेरिका के अश्वेत लोगों के लिए, नेग्रो के लिए। और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार के संघर्ष के ये प्रमुख नेता थे, यानी कि नेग्रो जो थे वहाँ अमेरिका के जो ब्लैक लोग थे उनके अधिकार के लड़ने वाले एक प्रमुख नेता थे। यानी इतने पॉपुलर थे कि इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, यानी अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। यानी इस शब्द से आप ये समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी की तरह भी इनके विचार जो थे वो अहिंसात्मक थे और ये भी एक बहुत ही प्रमुख आंदोलनकारी थे। इनके कारण अमेरिका के जो अधिकार थे, नागरिक अधिकार थे, उसके क्षेत्र में बहुत सारी प्रगति भी देखने को मिली। इनको बहुत सारा प्यार आज भी अमेरिका के लोगों के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने एक सफल आंदोलन किया था किस चीज़ के विरुद्ध? तो अश्वेत लोगों को जो वहाँ दिक्कत होती थी उसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था। सन 1955 में इनके जीवन में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आया जब इनकी शादी हुई थी कोरेटा स्कॉट से। कोरेटा स्कॉट से इन्होंने शादी की थी सन 1955 में। और अम्बाला के मंगोरी शहर, अम्बाला नामक स्थान है, वहाँ अम्बाला एक प्रांत है, स्टेट है, वहाँ के मंगोरी शहर में इन्होंने डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में इनको बुलाया गया था प्रवचन देने के लिए। कहाँ? डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में उस समय इनको बुलाया गया था स्पीच देने के लिए और वहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ एक महिला थी जिनका नाम था रोज़ पार्क्स। तो उन्होंने बस में, वहाँ क्या होता था कि बस में 2 प्रकार की सीटें होती थी, एक श्वेत लोगों के लिए, एक अश्वेत लोगों के लिए। तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे 38 दिनों तक ये चला था, 381 दिनों तक ये आंदोलन चला था। जिसमें के बाद जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो अमेरिका में जो बसें थीं उसमें वो 2 प्रकार की सीटें हटा दी गई थी। उसके बाद उस आंदोलन का नाम भी दिया गया था और उस आंदोलन का नाम था मोंटगोमरी बस बायकॉट। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर आंदोलन हुआ था। और सन 1964 में इनको विश्व शांति के लिए, यानी कि सबसे कम उम्र में यंगेस्ट मैन थे जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था,
यंगेस्ट पर्सन थे ये, जब इनको 1964 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अमेरिका की जिन्होंने इनको सर की मानद उपाधि डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने इनको सम्मानित किया है। यानी कि जिस प्रकार से अगर हम देखें कि महात्मा गांधी के योगदान भारत में रहे हैं, उस प्रकार से इनके योगदान अमेरिका में रहे हैं परिवर्तन के लिए। इन्हें 1963 में मैन ऑफ द ईयर चुना गया था। अगर कहा जाए कि ये किससे प्रभावित थे तो ये आप तक समझ गए होंगे अब तक कि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके आदर्शों पर ये चल रहे थे, और यही कारण है कि इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और सबसे खास बात कि जिन लोगों के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे, यानी गोरे लोगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उनका भी बहुत ज़्यादा समर्थन इनको मिला था। 1968 में इन्होंने भारत की यात्रा भी की थी, और उसके बाद अगर देखें तो इनके बहुत सारे प्रमुख लेख जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम है, स्ट्रेंथ टू लव है, द मोंटगोमरी स्टोरी है, व्हाई वी कांट वेट है, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, और ये सब इनके प्रमुख लेख हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बहुत बड़े विचारक के रूप में आप इनको देख सकते हैं। तो कुछ बातें जो इस लेसन को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आवश्यक है वो आपसे करनी चाहिए। हम जब अपने देश में देखते हैं चारों ओर तो हमें बहुत सारी कुरीतियाँ दिखाई पड़ती है, जाति प्रथा रूपी कुरीतियाँ और संप्रदाय प्रथा। सबसे पहले तो हम कई संप्रदाय में बटे होते हैं, कोई स्वयं को हिंदू, कोई स्वयं को मुसलमान कहता है, कोई सिख कहता है, कोई खुद को ईसाई कहता है। और फिर जब उन संप्रदायों में आप जाते हैं, अगर आप सनातन धर्म यानी हिंदू संप्रदाय की ओर देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे वर्गों में बटे हुए हैं वो लोग। वैसे ही अगर आप मुसलमानों को देखेंगे वो भी कई वर्गों में बटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पंथ जो हैं हमारे देश में देखने को मिलते हैं। और ये जो बंटवारा होता है मनुष्य का, जो इसका आधार सामाजिक आधार होता है, इसके आधार पर जो ये बंटवारा होता है निश्चित रूप से ये द्वेष का कारण बनता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा हमारे ही देश में होता है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि नहीं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है। और रिसेंटली इस साल भी यानी सन 2020 में भी एक ऐसा ही आंदोलन अमेरिका में आपको देखने को मिला होगा, जब एक अश्वेत व्यक्ति की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई थी। तो अमेरिका के बहुत सारे शहर में बहुत प्रकार के आंदोलन हुए थे। हालांकि वो आंदोलन हिंसात्मक थे और मैं हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन नहीं करता हूं, जैसा कि महात्मा गांधी भी नहीं करते थे और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इस बात का समर्थन नहीं करते थे। वो भी अहिंसात्मक आंदोलन का ही समर्थन करते थे और उनका भी मानना था कि आंदोलन हमेशा अहिंसात्मक ही होना चाहिए, ताकि उससे व्यक्ति को उसके अधिकारों तक पहुंचा जा सके। और एक सफल आंदोलन उन्होंने किया है, तो हम इनसे ये भी सीख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। उनका जो टाइटल है आई हैव ए ड्रीम, जिसको दिया गया है उस स्पीच को, कि उन्होंने क्या कहा था अमेरिका के लोगों से और उसका क्या प्रभाव हुआ था, ये अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। शीर्षक क्या है इसका? मेरा एक सपना है। और हिंदी में एक किसी सिनेमा का प्रसिद्ध गाना भी है, मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में। तो लेकिन खैर यहाँ पे वो नहीं है, सपनों में नहीं देखना है। यहाँ क्या कहते हैं लेखक, चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर किंग क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं, और उस कितना प्रभावशाली वो स्पीच रहा होगा कि जो 1963 में दिया गया था और आज हमको पढ़ने के लिए मिलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कब दिया गया था। तो 28 अगस्त 1963 को दिया गया था। और कहाँ दिया गया था? तो अमेरिका के लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया गया था, वाशिंगटन DC में ये जगह पड़ता है। तो कहते हैं 5 स्कोर ईयर्स एगो, स्कोर का मतलब होता है 100, तो स्कोर का मतलब होता है 20। तो 5 स्कोर ईयर्स एगो यानी पूरे 100 साल पहले ए ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी ने, इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड टुडे, जिसके छत्र छाया में यानी जिसके द्वारा बनाए गए अमेरिका की छत्र छाया में हम खड़े हैं, साइंड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, हस्ताक्षर किया था किस चीज़ पे? दास मुक्ति घोषणा पत्र पर। यानी कोई दास नहीं होगा, कोई गुलाम नहीं होगा, ऐसे एक घोषणा पत्र पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बेकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ नेग्रो स्लेव्स। और ये महत्वपूर्ण ज्ञाप्ति लाखों निग्रो गुलामों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। यानी कि जब उन्होंने घोषणा किया था कि आज से कोई गुलाम नहीं रहेगा, एक ऐसे घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था अमेरिका के संविधान के लिए। तो ये जो बहुत सारे जो नेग्रो स्लैब्स थे, यानी कि जो अश्वेत लोग थे, उनके गुलामों के लिए एक बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं, सूर्य की किरण की तरह बनकर के आया था, उनके लिए आशा की किरण बनकर आया था। हु हैड बीन
शेयर्ड इन आ फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, जो जलते आए थे बहुत लंबे समय से नाइंसाफ़ी की विध्वंसकारी आग में। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ देयर कैप्टिविटी, ये खुशियों की सुबह बनकर आई थी लंबी गुलामी की रात के अंत के बाद। तो ये पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि आज से 100 साल पहले 5 स्कोर ईयर एगो, यानी 100 साल पहले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था, जिस घोषणा पत्र को आप दास मुक्ति घोषणा पत्र कह सकते हैं। और उसने लगा था ऐसा कि जो अमेरिका के अश्वेत लोग हैं उनको एक विशेष अधिकार मिल जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, वो हमेशा अब अमेरिका के सिद्धांतों में बने रहेंगे, अमेरिका का जो समान नागरिक है उसके रूप में बन जाएंगे। तो वो ऐसा लगा था कि एक बहुत काली अंधेरी रात के बाद वो सुबह हो गई है अमेरिका के अश्वेत लोगों के लिए। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी वी मस्ट फेस द ट्रैजिक फैक्ट दैट द नेग्रो स्टिल इज़ नॉट फ्री। पर 100 साल के बाद भी हमें ये दुखदाई सत्य को अवश्य मानना होगा कि काले लोग जो हैं, जो अश्वेत लोग हैं, वो जो नेग्रो हैं, वो आज भी आज़ाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद, द लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैंकल्स ऑफ सेक्रेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 100 साल बाद भी काले लोगों का जीवन जो है वो जकड़ा हुआ है। जकड़ा हुआ किस चीज़ से? पृथककरण के हथकड़ी से, यानी भेदभाव की जंजीर से जो है वो जकड़ा हुआ, उनको पृथक कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। और 100 साल के बाद भी वो अलग ही है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द नेग्रो लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिड्स ऑफ अ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी। कहते हैं कि जिस अमेरिका में अपार समृद्धि है, यानी भौतिक समृद्धि की कोई कमी नहीं है, उस अपार सागर के बीच जो आज भी नेग्रो स्लैब्स है, जो काले गरीब लोग हैं, वो एकांत भूमि में, आइलैंड कहते हैं, जो ज़मीन चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ यानी अकेला हो, तो ऐसे ज़मीन पर, ऐसे भूमि पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक भौतिक समृद्धि के अपार सागर के बीच, यानी कि जिस जगह भौतिकी समृद्धि पर्याप्त है, अमेरिका एक समृद्ध राष्ट्र है, और ऐसे राष्ट्र में भी वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि वो काले लोग हैं। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विस्ट इन द corners of American society and finds himself an exile in his own land। आज भी काले अमेरिकी समाज जो है वो किनारे पर लड़खड़ा रही हैं और अपने ही देश में स्वयं को निष्कासित, निर्वासित महसूस कर रहे हैं, यानी अपने ही देश में स्वयं को मनुष्यों जैसा बर्ताव होता हुआ अपने साथ नहीं देख रहे हैं। और ये प्रयास कर रहे हैं नेग्रो का जो वास्तविक स्थिति है उसे लोगों को अवगत करावे का। एंड सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज अ शेमफुल कंडीशन। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं शर्मिंदा कर देने वाली स्थिति का नाटकीय रूप पेश करने के लिए। और इसीलिए आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि ये जो स्थिति है, ये शर्मिंदा करने वाली जो स्थिति है, उससे निपट सके और उसके बारे में बात कर सके, आपको अवगत करा सके उस दयनीय स्थिति के बारे में जो नेग्रो स्लैब्स का है। और देखिए थर्ड पैराग्राफ में आते हैं, ये क्या कहते हैं? इट इज़ ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन दिस promissory not in so far। कहते हैं कि ये साफ हो चुका है कि अमेरिका ने अभी तक अपना जो वादा था, जो उसका इकरार था आज से 100 साल पहले, उसको पूरा नहीं किया है। एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, क्योंकि उसके रंग भेद वाले नागरिक जो हैं वो आज भी चिंतित हैं। अमेरिका ने आज से 100 साल पहले वादा जो किया था कि नेग्रो स्लैब्स को अधिकार मिलेगा, उस वादे को अमेरिका ने आज भी पूरा नहीं किया है, क्योंकि आज भी जो उसके यहाँ जो लोग हैं वो भयभीत हैं, चिंतित है। कौन लोग? खासतौर से जो काले लोग हैं। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सैक्रेड ऑब्लिगेशन, इस पवित्र बाध्यता को निभाने की बजाय अमेरिका हैज़ गिवन द नेग्रो पीपुल अ बैड चेक। जो ये वादा अमेरिका ने किया था उसको निभाने के बजाय अमेरिका ने उन लोगों को, जो नेग्रो स्लैब थे, उनको एक ऐसा चेक थमा दिया। बैड चेक का मतलब होता है ऐसा चेक जिसमें अमाउंट नहीं हो, तो एक बाउंस चेक, एक जाली चेक थमा दिया। चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड
इनसफिशिएंट फंड्स, एक ऐसा चेक जिसके बैंक में पर्याप्त राशि नहीं है, लिखकर लौटा दिया। यानी कि एक ऐसा संविधान उन्होंने दिया अमेरिका को जिसको अमेरिका के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अर्थात अमेरिका के नेग्रो स्लैब्स को अधिकार मिले नहीं, अमेरिका के लोगों ने उनको स्वीकार किया नहीं। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट। पर यह हम ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का जो न्याय का बैंक है वो दिवालिया हो चुका है, यानी वो खाली हो चुका है, उसके पास पर्याप्त फंड नहीं है अमेरिका के उन काले लोगों को न्याय दिलाने के लिए। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट देयर आर अनसफिशिएंट फंड इन द ग्रेट वैल्यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस नेशन। हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि महान अवसर वाले इस देश में के तहखाने में, यानी इसका जो महान अवसर वाला यह देश है, यहाँ पैसे का अभाव है। पैसे शब्द का मतलब है कि उस विश्वास का, उस इच्छा शक्ति का अभाव है कि अमेरिका के उन गोरे लोगों की तुलना में जो काले लोगों के साथ भेदभाव होता है उनको न्याय दिला सके। एंड सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक। इसलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस चेक को कैश करने के लिए, उस चेक को भुनाने के लिए। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस। हम उस चेक को आज भुनाने के लिए आए हैं, जो चेक हमें स्वतंत्रता की धनाढ्यता यानी स्वतंत्रता की संपत्ति प्रदान करेगा, रिचेज प्रदान करेगा और न्याय की सुरक्षा का वादा करेगा, यानी न्याय की रक्षा करेगा। उस चेक को भुनाने के लिए, अर्थात उस संविधान, उस घोषणा पत्र को आज सही साबित करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉल ओन्ड स्पॉट टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फायर्स एजेंसी ऑफ नाउ। हम इस पवित्र स्थल पे इसलिए भी आए हैं कि अमेरिका को आज की सबसे बड़ी ज़रूरत याद दिला सके। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि अमेरिका को हम याद दिला सके कि आज उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। दिस इज़ नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ और टू टेक द ट्रांक्वाइलिजिंग ड्रग ऑफ ग्रेडलिज्म। ये समय नहीं है धौस जमाने की या लेट लतीफ़ी से समस्या को सुलझाने की। ये अर्थात वो कहते हैं कि ये समय अब ऐसा नहीं है कि हम समस्याओं को पालें या समस्याओं को टालें। नाउ इज़ द टाइम टू मेक रियल द प्रोमिसेस ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ इज़ द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रेशंस ऑफ द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस। अब समय आ चुका है कि अंधेरे और उजड़े हुए जो निर्वासित लोग हैं उनकी वादियों से उठकर जाति मूलक न्याय के प्रकाश में चले। यानी कि अब यह समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक साथ चलें और जातिवादी उस परंपरा को जो निर्वासित करता है अमेरिका के नेग्रो लोगों को, उससे निकल करके बाहर की ओर चले। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस टू द सॉलिड रॉक ऑफ फादरहुड। अब समय आ चुका है कि अब अपने देश को वंशीय भेदभाव के भंवर जाल से उठाकर भाईचारा के मजबूत चट्टानों पे जमा दे। कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम उस रूढ़िवादी परंपरा को जो वर्षों से चला आ रहा है, जो एक प्रकार से एक वंश से दूसरे वंश में हस्तांतरित किए गए हैं, उस अन्याय की परंपरा को हम मिटा दें और देश में भाईचारा का वह मजबूत चट्टान जमा दे जो सदियों सदियों के लिए फिर अमर हो जाए और पूरे विश्व के लिए एक संदेश हो जाए। अब चौथे पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negroes। वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज करना और काले लोगों को की अटलता को कम कर आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। कहते हैं कि आज जो वक्त की नज़ाकत है, जो वक्त की मांग है, उसको नज़रअंदाज करना और काले लोगों के महत्व को अमेरिका में कम करके आंकना राष्ट्र के लिए बड़ा ही घातक साबित होगा, बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। यह अमेरिका के हित में, उस राष्ट्र के हित में अच्छा नहीं है। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नेग्रोज लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट विल नॉट पास अंटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग एटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। काले के अंदर न्याय पाने के लिए उठी जो ज्वाला है तब तक अब शांत नहीं होगी जब तक आज़ादी और बराबरी को बल देने वाली वसंत ना आ जाए। कहते हैं कि आज अमेरिका के काले लोगों के अंदर एक ज्वाला धधक रही है, भड़क रही है और वह ज्वाला इतनी भयानक रूप से भड़क रही है कि अब वह तब तक शांत नहीं होने वाली है, तब तक वह शांत नहीं होगी जब तक कि उसको बराबरी का अधिकार न मिल जाए, यानी बराबरी को बल देने वाला वसंत ना आ जाए। कहते हैं 1963 इज़ नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग
चूँकि यह स्पीच 1963 में दिया जा रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि 1963 जो है यह अंत नहीं है बल्कि शुरुआत थी। एंड दोज हु होप दैट द नेग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, और वो लोग जो ये सोचते हैं कि इनका आंदोलन पानी के बुलबुले के समान है और एक एक करके काले लोगों के वो भाप की तरह उठे हैं और उनको फिर उड़ा देना चाहिए, बुलबुले की तरह वो उठे हैं और बुलबुले की तरह ही समाप्त हो जाएंगे। एंड विल नाउ बी कंटेंट, विल हैव अ र्यूड अवैकिंग, और अब वह सहमत होंगे, उनमें अशिष्टता जाग उठेगी। अब उनमें अशिष्टता जो है वो जाग उठेगी। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू द बिजनेस एज यूजुअल, अगर हमेशा की तरह इस बार भी देश के हक की बात करने लगे। एंड देयर विल बी नाइदर रेस्ट नॉर ट्रैंक्विलिटी इन अमेरिका अंटिल द नेग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, जब तक काले लोगों को नागरिकता के अधिकार नहीं दे दिए जाते अमेरिका में बगावत की चक्रवात जारी रहेगी। कहते हैं कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक नेग्रो स्लैब्स को, काले लोगों को, अश्वेत लोगों को अधिकार नहीं दे दिया जाता, उनको नागरिकता के अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक अब यह बुलबुला जो है पानी का वो थमने वाला नहीं है। यानी कि यह जो आंदोलन है वह किसी प्रकार से थमने वाला नहीं है। द वाइल्ड विंड्स ऑफ revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges। देश का आधार हिलाने के लिए विद्रोह का बवंडर जारी रहेगा, और जब तक न्याय के प्रदीप दीप्त सामने नहीं आ जाते, अर्थात जब तक एक एक काले लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक यह बवंडर, यह आंदोलन पूरी तरह जारी रहेगा। अर्थात वो आंदोलन की उद्घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि अब एक आंदोलन की चिंगारी जो भड़क चुकी है वो तब तक चलती रहेगी, तब तक जलती रहेगी जब तक कि अमेरिका के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। अब देखते हैं 5वें पैराग्राफ में क्या कहते हैं वो। तो बट देयर इज़ समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से, अपने लोगों से, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो खड़े हैं दहकते दहलीज पर, विच लीड्स इनटू द प्लेस ऑफ जस्टिस, जो नेतृत्व करेगी न्याय के मुकाम तक, इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस, अपने अधिकार पाने के दौरान, अधिकार पाने के लिए जो संघर्ष होगा उसके मध्य, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी और रॉन्गफुल डीड्स, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है जिससे हम दोषी बन जाएं। कहते हैं कि यह आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन आंदोलन का प्रारूप, आंदोलन का स्वरूप ऐसा होगा कि हम उसमें एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाएंगे और ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हम दोषी हो जाएं। हमें दोषी अवश्य नहीं बनना चाहिए। वी मस्ट नॉट बी गिल्टी। लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हैटर्ड, हमें आज़ादी की तृप्ति, जो हमें आज़ादी की भूख प्यास हमारे अंदर है, उसको प्राप्त करने के लिए करवाहट तथा घृणा का प्याला पीकर भी शांत रहना होगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि हम किसी की घृणा के पात्र बन जाएं। और अब देखिए 6th पैराग्राफ में कभी क्या कहते हैं। कहते हैं वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन, हम लोगों को अपना संघर्ष अवश्य ही उच्च आदर्श तथा अनुशासन में रहकर करना चाहिए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिग्रेडेट इनटू अ फिजिकल वायलेंस, हमारे नायाब संघर्ष को हम लोगों को अवश्य ही मारपीट करके कुलाचार में नहीं बदलने दे। अर्थात जो हमारा आंदोलन है वो पूर्णतः अहिंसात्मक रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगेन एंड अगेन मैं बार बार कहना चाहता हूँ, वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइस्ट ऑफ द मीटिंग फिजिकल फोर्स विद सोल फोर्स, फिर से और बार बार शारीरिक बल को अंतरात्मिक बल से मिलाने के लिए हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी विच हैज़ एनगल्फ्ड द नेग्रो कम्युनिटी, एक बड़ा आतंकवाद गिरोह जो नेग्रो समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया है, यानी कि एक ऐसे लोगों का समूह जो इस बात से सहमत नहीं है और जो आंदोलन का मार्ग हिंसात्मक अपनाना चाहता है, तो वो ऐसे लोगों को समूह को कहते हैं कि मिलिटेंसी का वो समूह यानी आतंकवाद का वह गिरोह मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल वाइट पीपुल, अवश्य ही श्वेत लोगों के बीच निग्रो के प्रति बदगुमानी यानी शंका पैदा नहीं करें। अर्थात हमारे जो श्वेत मित्र हैं
उन्हें ऐसा एहसास ना दिलाएं कि हम निग्रो उनके दुश्मन हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है। फॉर मेनी ऑफ वाइट पीपल, बहुत सारे श्वेत लोग, फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत से हमारे श्वेत भाई, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जैसा कि हम आज यहाँ उनकी मौजूदगी को सबूत के तौर पर देख सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई जो श्वेत हैं लेकिन फिर भी आज यहाँ मौजूद है, हैव कम टू रियलाइज दैट, उन्हें पता चल गया है कि देयर डेस्टिनी इज़ टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, कि हम दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। अमेरिका का भाग्य केवल अश्वेत लोग अथवा केवल श्वेत लोगों पर आश्रित नहीं है। तो ऐसा जिन श्वेत भाइयों ने महसूस किया है, एंड दे हैव कम टू रियलाइज दैट, और उन्हें जिन्हें यह एहसास हो गया, जिन्हें यह पता चल गया है कि देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, और उन लोगों की आज़ादी हमारी आज़ादी के साथ लिपटी हुई है। ऐसे बहुत सारे हमारे श्वेत भाई जिनको ये धीरे धीरे एहसास हो गया है कि ना अमेरिका का भाग्य केवल श्वेत लोग लिख सकते हैं, बल्कि अश्वेत लोगों का भी उसमें योगदान होना जरूरी है। ना अमेरिका की आज़ादी केवल श्वेत लोगों के हाथ में है, यानी दोनों लोग मिलकर ही उसकी आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन नॉट वॉक अलोन, उन्हें यह विश्वास हो गया है कि हम अकेले नहीं चल सकते, और अमेरिका को अगर लेकर के आगे बढ़ना है तो हम दोनों को, यानी अश्वेत और श्वेत लोगों को साथ मिल करके चलना होगा। तो यहाँ डॉक्टर किंग कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों के विश्वास पर आघात नहीं करना है, हम उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे नफरत करते हैं, हम उनके शत्रु हैं, क्योंकि कोई श्वेत हमारा शत्रु नहीं है। अगर हमारा शत्रु कुछ है तो वह क्या है? यह परंपरा है जिसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं, और हमारा मूल रूप से उद्देश्य उस रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करना है, उस भेदभाव को समाप्त करना है, न कि श्वेत अथवा अश्वेत को समाप्त करना है। एंड 7वें पैराग्राफ में क्या कहते हैं? एंड एज वी वॉक, और जो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी मस्ट टेक द प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग अवश्य संकल्प लेंगे कि हम लोग हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे, यानी एक बार अगर कदम आगे उठा लिया तो फिर पीछे नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, यह वह लोग हैं जो नागरिक अधिकार के उपासक से पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, तुम लोग कब संतुष्ट होंगे? वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडीज हैप्पी विद द फैटिग ऑफ ट्रैवल, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हमारी शरीर यात्रा की थकान से थक न जाए। ये वो लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि तुम कब संतुष्ट होगे, तो जब तक हमारा शरीर थक न जाए, हमारा शरीर, हमारी आत्मा हमारे शरीर का साथ न छोड़ दे, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। कैन नॉट गेन लोडिंग इज़ द मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, हम लोग राष्ट्रमार्ग के मोटल तथा शहरों के होटल में रुककर, अर्थात विलासितापूर्ण जो आंदोलन होगा या विलासितापूर्ण नहीं होगा, रुककर हम नहीं उसको पा सकते हैं, यानी कि हमको होटल में रुक करके अपने मकसदों को पाना नहीं है। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर घैटो टू लार्जर वन, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निग्रो की चाल पाल झुग्गी झोपड़ी से निकलकर बड़े कस्बों तक नहीं हो जाए, अर्थात जब तक निग्रो लोगों को पूरा अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक वह देश के कोने कोने में समान रूप से नहीं घूम सकते, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अ नेग्रो इज मिसिसिपी कैन नॉट वोट, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी के अश्वेत लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं मिल जाता। एंड अ नेग्रो इन अ न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और न्यूयॉर्क के जो गुलाम है, न्यूयॉर्क के जो नेग्रो स्लैब्स हैं, उनका यह गुमान खत्म न हो जाए कि उसका मतदान कोई काम नहीं है। जब तक वो ये ना मान ले कि मतदान उनका अधिकार है, तब तक हम संतुष्ट ना होंगे। जब तक वो ये मान रहे हैं कि मतदान से उनका क्या संबंध है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स एंड राइटसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और जब तक इंसाफ पानी की तरह और न्याय संगतता प्रबल धारा की तरह न बहने लगे, जब तक चारों ओर इंसाफ नहीं बहे, जब तक ऐसा नहीं लगे कि चारों ओर इंसाफ और न्याय की प्रबल धारा बह रही है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। अर्थात हमारी संतुष्टि इन चीज़ों में निहित है जब तक एक एक नागरिक को न्याय मिल जाता है। आगे कहते हैं, आई एम नॉट unmindful that some of you have come here out of great trials and
ट्रिब्यूशंस। मैं गलत नहीं हूँ अगर कि आप में से कुछ यहाँ महान परीक्षणों और कष्टों से बाहर आए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यह मानता हूँ कि इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारा संघर्ष करके यहाँ तक आना पड़ा है। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स। आप में से कुछ लोग अभी अभी जेल से आए हैं। एंड सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज। और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे इलाकों से आए हैं। वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ स्वतंत्रता की खोज ने लेफ्ट योर बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, आपको जुल्म की आंधी से आहत कर दिया है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दराज से आए हैं, और लेकिन इसलिए आए हैं क्योंकि वो जो जुल्म हो रही है नेग्रो स्लेव्स पर, उससे काफ़ी आहत हैं, उससे काफ़ी दुखी हैं। एंड ग्रेड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटली, तथा पुलिस की निर्दयी बात से, पुलिस के बर्बरता से जो हक्का बक्का हैं, जो परेशान हैं, जो शॉक्ड हैं, ऐसे लोग यहाँ आए हैं। यू हैव बीन द वेटर्न्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग भली भांति के प्रताड़ना के साक्षी हैं। आप बहुत अच्छी तरह से उस प्रताड़ना को, उस कष्ट को जो दिया गया है पुलिस के द्वारा या समाज के द्वारा नेग्रो लोगों को, उसके साक्षी है। कंटिन्यू टू वर्क विथ द फेथ एंड अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पेटिव, विश्वास के साथ काम करना जारी रखो कि अनर्जित दुख निवारणकारी है। कहते हैं कि इसलिए आप जिसको साक्षी रहे हैं, आपने जिस दुख को, दर्द को, तकलीफ को देखा है, महसूस किया है, उससे तंग होकर के, उससे त्रस्त होकर के आए हैं। तो आज लेखक ये कहना चाहता है, आज डॉक्टर किंग ये कहना चाहते हैं, ये जो दुख हमने स्वयं अर्जित नहीं किए हैं, ये अनर्जित है, वो रिडेम्पेटिव है, अनअर्न्ड है, मेरे द्वारा कमाया गया नहीं है, आपके द्वारा कमाया गया नहीं है। रिडेम्पेटिव है यानी कि निवारणकारी है, इस दुख का निवारण किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, कहते गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस जाओ, गो बैक टू अम्बाला, अम्बाला वापस जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया वापस जाओ, गो बैक टू लुसियाना, लुसियाना वापस जाओ, गो बैक टू द स्लम्स एंड घैटोज ऑफ अपर नॉर्दर्न सिटीज़, उत्तरी शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में वापस जाओ। नोइंग दैट somehow दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह स्थिति को बदलना पड़ सकता है और पड़ेगा, और एक दिन यह स्थिति बदलेगी। यह सोच करके वापस जाओ। यहाँ पर जो मिसिसिपी, अम्बाला, जॉर्जिया, लुसियाना, ये शहरों के नाम हैं। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, आइए निराशा की घाटी में गोता नहीं लगाते हैं। इस विश्वास के साथ इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं कि आने वाले कल में ये परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए निराशा की जो घाटी है उससे बाहर निकलिए, अपने अंदर की निराशा को दूर कीजिए, उससे बाहर निकलते हैं। आइए सब लोग मिल करके, आई से टू यू टुडे माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों मैं आज आपसे कहता हूँ, एंड सो इवन थॉट वी फेस द डिफ़िकल्टीज ऑफ टुडे एंड टुमारो, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, आज की और आने वाले कल की हालात की कठिनाइयों और दिक्कतों के बावजूद मेरे पास अभी एक सपना है, मेरी एक आशा है, मेरी एक उम्मीद है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और यह एक सपना जो है वो अमेरिका के सपने से जुड़ा हुआ है। यानी यह मेरा सपना कोई व्यक्तिगत सपना नहीं है, इस सपने के गर्भ में अमेरिका का सपना छुपा हुआ है। 11वें पैराग्राफ में देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल बी राइज अप, मेरा सपना है कि एक दिन यह देश जागेगा, अर्थात इसकी सोच बदल जाएगी, एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और अपने संप्रदाय के सही मतलब को समझने लगेगा। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स, हम लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंट, मैं स्वयं इस बात का प्रमाण हूँ, दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि भगवान ने इंसान को बिल्कुल एक जैसा बनाया है। ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। 12वें पैराग्राफ में देखते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, मेरा सपना है कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर एक दिन द सन्स ऑफ फार्मर्स स्लैब्स, भूतपूर्व गुलामों का बेटा, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लैब्स ऑनर्स, और भूतपूर्व गुलामों के मालिक के बेटे, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, एक साथ भाईचारे के साथ एक मेज़ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। यह मेरा सपना है, और यह मेरा सपना व्यक्तिगत नहीं है, अमेरिका का सपना है। 13वें पैराग्राफ में कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा सपना है कि एक दिन मिसिसिपी का राज्य भी, स्टेट ऑफ स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ अनजस्टिस, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ
प्रेशंस, वो राज्य भी जो अभी तक बगावत तथा नाइंसाफ़ी की ज्वाला में झटक रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, बदलकर आज़ादी और इंसाफ की जन्नत बन जाएगी। 14th पैराग्राफ में कहते हैं, आई हैव ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन। मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, जहाँ वे अपनी चमड़ी के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के पात्र से जाने जाएंगे। कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि अमेरिका एक दिन एक ऐसा राष्ट्र बन जाएगा जब हमारे बच्चों को उसके योग्यता से परखा जाएगा, उसकी जाति धर्म उसके चमड़ी के रंग से नहीं परखा जाएगा। आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। 16th पैराग्राफ में कहते हैं, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे डाउन इन अम्बाला विथ इट्स vicious resists with its governor having his lips dripping with the word of interposition and nullification। कहते हैं मेरा एक सपना है कि एक दिन अम्बाला में जहाँ क्रूड नस्लवादी है वहाँ के गवर्नर के मुख से बीच बचाव और कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं। वन डे राइट देयर इन अम्बाला, एक दिन उसी अम्बाला में लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स with little white boys and white girls as sisters and brothers। आज जिस अम्बाला के गवर्नर के द्वारा अश्वेत लोगों के प्रति जो जहरीले शब्द निकलते हैं, जहाँ कानून को निष्प्रभावी करने वाले शब्द निकलते हैं, कानून का जो मार्ग कुचलने वाले शब्द निकलते हैं, उसी अम्बाला में एक दिन छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियाँ और छोटे छोटे श्वेत लड़के लड़कियाँ भाई बहन की तरह हाथ में हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। 17th पैराग्राफ, आई हैव ए ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। 18th पैराग्राफ, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सटेल्ड, मेरा एक सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची हो जाएगी। एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी झुक जाएगी। यानी कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि एक दिन जो सदाचार के विचार हैं उसकी घाटी एकदम से ऊंची हो जाएगी, और अहंकार रूपी जो घमंड है, जातिवाद रूपी जो यह सोच है, वह पहाड़ों जैसी सोच नीची हो जाएगी, झुक जाएगी। द रफ प्लेस विल बी मेड प्लेन, उबड़ खाबर वाली जगह जो है वो समतल बना दी जाएगी, अर्थात जो भेदभाव रूपी उबड़ खाबर है वो समतल हो जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट, टेढ़े मेढ़े स्थानों को सीधा बनाया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवेल्ड, और ईश्वर की महिमा प्रकट होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सभी मनुष्य से एक साथ देखेंगे। जब अमेरिका में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा एक समय आ जाएगा। 19th पैराग्राफ में कहते हैं, दिस इज़ आवर होप, यही हम लोगों की आशा है। एंड दिस इज़ द फेथ दैट आई गो बैक टू द साउथ विथ, और यही वो विश्वास है जिसके साथ मैं दक्षिण वापस जाऊंगा। विद दिस फेथ, इस विश्वास में, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिसअपियर अ स्टोन ऑफ होप, हम लोग निराशा के पर्वत को चीर कर आशा के पत्थर निकाल पाएंगे। विद दिस फेथ, इस विश्वास में, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, हम लोग जो ये नाइत्तेफाकी है, जो बिगाड़ के शोर शराबे को है, उसको भाईचारे की स्वर लहरी में, अर्थात संगीत रूपी स्वर में बदल पाएंगे। जो आज आवाज़ आ रही है चारों ओर से, वो इस प्रकार की है जो नाइत्तेफाकी की है, जिसमें कोई सुर नहीं है, यानी वह सुनने में बड़ा ही कड़वा है। जब वह भाईचारे में बदल जाएगी तो एक प्रकार से मधुर स्वर में स्वर लहरी बनकर आएगी। विद दिस फेथ, इस विश्वास में, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, एक साथ पूजा कर पाएंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, और आवश्यकता पड़ी तो एक साथ जेल भी जा पाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, एक साथ स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े रह पाएंगे। डूइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन मुक्त हो जाएंगे। अब कहते हैं 20th पैराग्राफ पे, एंड दिस विल बी द डे, और यह वह दिन होगा, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विथ न्यू मीनिंग, और ये एक ऐसा दिन होगा जब खुदा के सभी बंदे एक साथ गाएंगे, एक नए अर्थ के साथ गा पाएंगे। माई कंट्री, और ये मेरे प्यारे वतन, दैट्स ऑफ दी, इट इज़ ऑफ यू, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, वो तुम ही हो आज़ादी देने वाली ज़मीन। ऑफ दी,
आई सिंग, तुम्हारे लिए ही मैं गुनगुनाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वही ज़मीन जहाँ पर मेरे पेरेंट्स, जहाँ पर मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, तुम वही ज़मीन हो। जहाँ पर मेरे माता पिता ने अपने प्राण दिए, तुम वही ज़मीन हो। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, तीर्थ यात्रियों को पसंद आने वाली ज़मीन। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी क्षेत्र से आज़ादी की आवाज़ें आने दो। कहते हैं 31st पैराग्राफ में, एंड इफ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, इसे सत्य होना ही होगा। तभी अमेरिका एक महान राष्ट्र बन पाएगा अगर अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों को एक समान रखा। एंड सो, और इसके लिए लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के विशाल पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अर्थात देश के कोने कोने से आज़ादी की शहनाई बजने दो, तब जा कर के ऐसा संभव होगा। कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की जो पराक्रमी पर्वत है वहाँ से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अब यहाँ पे जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिस प्रकार से कहते हैं कि विशाल पर्वत शिखर की जो महानता को दर्शाता है, और यहाँ पे पराक्रमी पर्वत का अर्थ हुआ कि वहाँ के लोग बहुत पराक्रमी हैं, उनकी प्रशंसा में ये शब्द कहे गए हैं। कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलेक्सनिस ऑफ पेंसिल्वेनिया। कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया की अल्गेनीज की ऊंचाइयों से आज़ादी की शहनाई बजने दो। अर्थात देश के आज़ादी की शहनाई को बजने दो, तभी एक दिन ऐसा संभव हो पाएगा। कहते हैं पैराग्राफ 22 में, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द सो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो की जो चट्टानें बर्फ से ढकी हुई है, उन चट्टानों के बीच से भी आज़ादी की आज़ादी की शहनाई को बजने दो। 23 में कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कैलिफोर्निया कर्वेसियस स्लॉप्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी घुमावदार ढलान जो है कैलिफोर्निया की, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ आने दो। बट नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से भी आज़ादी की शहनाई बजने दो। अर्थात देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं हो जहाँ से आज़ादी की आवाज़ नहीं आ रही हो, तभी ऐसा संभव हो पाएगा, एक दिन हमारा सपना पूरा हो पाएगा। कहते हैं लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, टेनेसी की जो माउंटेन है, टेनेसी की जो पहाड़ी है, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ आने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी के हर डिब्बों और पहाड़ी से आज़ादी की शहनाई, आज़ादी की आवाज़ आने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर एक पर्वत शिखर से आज़ादी की शहनाई बजने दो, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। एंड वेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होगा, एंड वेन वी अलाउ फ्रीडम रिंग, और जब हम आज़ादी की शहनाई को बजने देंगे, अर्थात इस आंदोलन को आगे बढ़ने देंगे, वेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, और जब हम इसे बजने देंगे हर एक गांव, हर एक कस्बों, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटीज़, हर राज्य और शहर से, वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, हम उस दिन को बहुत जल्दी ला सकेंगे। वेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, जब ईश्वर के सभी बंदे, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, ज्वेल्स एंड जेंटिल्स, यहूदी हो या गैर यहूदी हो, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, चाहे वो प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक हो, ईसाई धर्म को मानने वाले हो, अलग अलग है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक ईसाई के दो अलग अलग पंथ हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड नैग्रो स्पिरिचुअल, सभी हाथ से हाथ मिलाकर जो नैग्रो स्लैब्स है, उन नैग्रोज का आध्यात्मिक गाना गा सकेंगे। जब उसकी आज़ादी के लिए सभी मिलकर लड़ सकेंगे, फ्री एट फास्ट, तब आप ये सुनेंगे, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार, फ्री एट लास्ट, आज़ाद हुए आखिरकार। थैंक गॉड ऑल माइटी, धन्यवाद ईश्वर तेरा जो सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी है, वी आर फ्री एट लास्ट, हम लोग आज़ाद हुए आखिरकार। अगर ऐसा सुनना है आपको, तो आपको यह संघर्ष करना होगा, और अकेले नहीं करना होगा, पूरे देश के साथ मिलकर करना होगा, सभी को एक साथ लेकर करना होगा। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं आज़ाद हो तो। और ये जो क्रांतिकारी भाषण था उनका डॉक्टर
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, उसने एक इतना प्रभाव छोड़ा अमेरिका के इतिहास में कि नेग्रो स्लैब्स का यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, जिसको आज भी अमेरिका में एक ऐतिहासिक भाषण के रूप में जाना जाता है। और डॉक्टर किंग को आज अमेरिका का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत की थी। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको इस भाषण का मूल समझ में आ गया होगा। और यह भाषण भले ही अमेरिका में दिया गया हो, अमेरिका के जातिवाद परंपरा के खिलाफ दिया गया हो, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम भी सीख सकते हैं। और अपने राष्ट्र को भी, अपने देश को भी राइज करने का अगर है तो हमें सभी को अपने अपने जाति, धर्म और पंथ को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। और तभी शायद ऐसा संभव होगा कि भारतवर्ष भी एक दिन सूर्य शिखर पर चमकेगा। जब तक हम इसको धर्म और पंथ में बांट कर रखेंगे, तब तक यह कदापि संभव नहीं है कि भारत एक विश्व समृद्ध राष्ट्र बन सके, विश्व में अपनी पहचान बना सके। तो ये निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि जिस प्रकार से अमेरिका की यह दुर्दशा थी उस समय, उसके पीछे का कारण उसका बंटवारा होना था। वही चीज़ हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम जिस दिन भारतवासी बन कर के उभरेंगे, जिस दिन भारतवासी बनकर अपने घर से निकलेंगे, जिस दिन हिंदुस्तानी बनकर अपने घर से निकलेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे शब्द अपने नाम के पीछे से हटा लेंगे, अपनी सोच के दायरे से उसको बाहर कर देंगे, तो आने वाले समय में हमारा भारतवर्ष भी एक बहुत ही समृद्ध राष्ट्र बनकर उभरेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके समझने में भी बहुत सहायक होगा। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।